डियर स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 10 में साइंस पार्ट 1 में 4th चैप्टर चल रहे थे। इसके पहले हम इंट्रोडक्टरी पोर्शन में विद्युत परिपथ के बारे में पढ़े। अब हम विद्युत धारा के कुछ प्रभावों को देखेंगे। जैसा कि मैंने बताया था, इसमें दो प्रभाव पढ़ना है। एक है ऊष्मीय प्रभाव, दूसरा है चुंबकीय प्रभाव। ऊष्मीय प्रभाव जो है मिस्टर जूल के द्वारा ये प्रतिपादित किया गया था, जबकि चुंबकीय प्रभाव वैज्ञानिक ऑरेस्टेड द्वारा। और दोनों को हम 4-4 सब यूनिट में बांट के पढ़ाएंगे। बच्चों, तब चलते हैं ऊष्मीय प्रभाव या जूल का नियम। बच्चों, कक्षा 9वीं में हम लोगों ने शक्ति की परिभाषा पढ़े हैं। शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य का दूसरा नाम ऊर्जा है। ऊर्जा बटे समय भी कह सकते हैं, बराबर। इसकी सहायता से हमें यह सूत्र जूल का नियम प्राप्त करना है, डिराइव करना है। तो देखेंगे। तो बच्चों, ऊष्मीय प्रभाव मतलब जूल का नियम। जूल के नियम में हम पढ़े हैं शक्ति बराबर कार्य बटे समय, या शक्ति बराबर ऊर्जा बटे समय, या शक्ति बराबर ऊष्मा एच बटे समय। इसको शॉर्ट में कर दिए कार्य बटे समय, ऊर्जा बटे समय, ऊष्मा बटे समय। क्योंकि ऊर्जा का एक स्वरूप ऊष्मा भी है, तो ऊष्मा बटे समय। चूँकि हमारा जो ऊष्मीय प्रभाव है, ऊष्मा मतलब हीट, इसलिए हम इस पार्ट में जरा एच बटे टी भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखेंगे। बच्चों, जैसे कि कक्षा 9वीं का बुक है, इसमें आपने पढ़े हैं विभवांतर बराबर कार्य बटे आवेश या ऊर्जा बटे आवेश। और दूसरा सूत्र आपने कक्षा 9वीं में ये पढ़े थे कि विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय। इसी का उपयोग हमें करना है 10वीं में। तो 9वीं क्लास से विभवांतर बराबर ऊर्जा बटे आवेश, या अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे आवेश का क्यू का वी के साथ, तो हो जाएगा ऊर्जा बराबर वी डॉट क्यू, या ऊर्जा बराबर कार्य बराबर विभवांतर गुणे आवेश। इस सूत्र को याद रखना। हाँ, इस सूत्र को याद रखना बच्चों, क्योंकि अभी इसका बहुत काम आएगा आगे। देखेंगे अब आगे। अब कक्षा 9वीं में हमने पढ़े थे शक्ति बराबर कार्य बटे समय या ऊर्जा बटे समय, ई बटे टी। अब बच्चों, ई का मान हमने अभी अभी क्या निकाला यहाँ पे, ई बराबर वी डॉट क्यू। तो इस सूत्र में ई की जगह पे वी डॉट क्यू रख देंगे, बराबर। अब क्या करेंगे, क्यू बटे टी को हमने ले लिया ब्रैकेट में, तो हो जाएगा शक्ति बराबर वी ब्रैकेट में क्यू बटे टी। लेकिन फिर कक्षा 9th में पढ़े थे कि क्यू बटे टी का मान विद्युत धारा होता है। तो आइए, इस प्रकार ये सूत्र शक्ति का हो गया। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कक्षा 10वीं के लिए। इसके ऊपर सूत्र आता है, इसके ऊपर फिलअप्स आता है, फिल इन द ब्लैंक्स। इसके बाद सवाल में सूत्र बहुत उपयोगी होता है। ठीक है बच्चों, इसका नाम है शक्ति बराबर विभवांतर गुणे विद्युत धारा। अब आगे देखेंगे जूल का नियम कैसे प्रतिपादित होता है, इसका सूत्र। अब जूल के नियम के लिए बच्चों, अभी हमने देखे थे शक्ति बराबर ऊर्जा बटे समय। ऊर्जा का एक ग्रुप है ऊष्मा, तो अब हम ऐसे कह सकते हैं शक्ति बराबर ऊष्मा बटे समय, कार्य बटे समय या ऊष्मा बटे समय। अब क्या है, तिर्यक गुणा करेंगे, पी का गुणा टी में हो जाएगा, तो एच बराबर पी गुणे टी, एच बराबर पी गुणे टी, बराबर। तो बच्चों, अभी हमने मान निकाला था, पी का मान कितना था, वी डॉट आई। अब इस मान को यहाँ पी की जगह पे रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, एच बराबर वी डॉट आई गुणे टी। और इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं एच बराबर वी आई टी। ये तो बहुत सरल सूत्र है बच्चों। एक एडवर्टाइज आता है ना विट का, विट किस लिए काम में आता है, और ब्रश, दांत ब्रश करने के लिए ना, कुछ विट का ट्यूब आता है। ओके, जो कुछ भी होवे, लेकिन याद रखिए ऊष्मा बराबर वी आर टी विट, भूलना नहीं, ये ऊष्मा बराबर वी आर टी विट। अब इसको और डेरिवेट करेंगे, दूसरे रूप में बदलेंगे। उसके लिए हमें महोदय मिस्टर ओहम के पास जाना पड़ेगा। ये बच्चे जूल का नियम है। क्या है बच्चों, ये जूल का नियम, जूल का। अब इसके साथ साथ अगर मैं ओहम के नियम के पास जाऊं, ओहम का नियम बच्चों, एक अच्छा आप लोग 9th में पढ़े हो कि प्रतिरोध बराबर होता है V बटे आई, प्रतिरोध बराबर V बटे आई। सो I बराबर हो जाएगा V अपान आर। और इस I का मान हम अगर इस सूत्र जूल के सूत्र में रख दें बच्चों, तो ये हो जाएगा H बराबर वी स्क्वायर टी अपान आर। ये दूसरा सूत्र हो जाएगा। हमने यहाँ क्या किए थे, ओहम का नियम लिखे थे, आर बराबर वी बटे आई, और इन दोनों का आपस में जगह चेंज कर दिए थे, आई बराबर हो गया। अब ऐसा करें, इन दोनों का गुणा कर दें, तो वी बराबर आर गुणे आई हो जाएगा। अब आगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, वी बराबर आर गुणे आई। अगर इसका मान बच्चों, इसका मान हम फिर से इसी सूत्र में रख दें, तो हमको एक नया सूत्र मिल जाएगा कि एच बराबर आई स्क्वायर आर टी,
I²RT, और यह भी एक जूल का नियम होगा। इसके आगे इकाई जूल हो जाएगी, क्या हो जाएगी? जूल। लेकिन जैसे मेरे पास 50 सेंटीमीटर का एक कोई चीज़ है, इसको मीटर बनाओ तो क्या हो जाएगा? 100 से भाग लगा दूंगा। सेंटीमीटर में जैसे 100 से भाग लगाएंगे सेंटीमीटर बदल के मीटर हो जाएगा। अथवा जैसे 40 सेकेंड है, 40 मिनट है, 40 मिनट में जैसे ही 60 से भाग लगाऊंगा ये मिनट बदल के आवर हो जाएगा, घंटा। वैसे ही बच्चों जूल में जैसे ही 4.18 से भाग दे दूंगा ये पूरा जूल बदल के हो जाएगा कैलोरी। कितना हो जाएगा? कैलोरी। तो आपको कभी भी सवाल में आता है, ऐसे भी आता है, H/4 अब इस जगह पर आपको कैलोरी लिखना है। क्या लिखना है? कैलोरी। जबकि यहाँ पे क्या रहेगा? जूल। ये बच्चे जूल का नियम हो गया। तो जूल के नियम में 3 सूत्र है, H=VRT विट, H=V²T/R, H=I²RT। ठीक है, ये तो साधारण सा बच्चों 3 सूत्र हो गया। और परीक्षा में एक नकली सूत्र बना देगा और पूछ लेगा इन चारों पर्याय में से कौन सा जूल का नियम नहीं है। तो आपको पहचान के रखना है कि जैसे दे देगा H/I/R²T², कोई भी, तो आपको बताना होगा ये जूल का नियम नहीं है, इसको पहचानना जरूर। बच्चों विद्युत शक्ति या इलेक्ट्रिक पावर की इकाई देखेंगे, P/VI होता है। V को मापा जाता है वोल्ट में, जबकि I को नापा जाता है एम्पियर में। वोल्ट एम्पियर का शॉर्ट नाम है वाट। तो विद्युत शक्ति का इकाई है वाट। क्या है? वाट। तो बच्चों मैंने आपके पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 48 का हर एक फार्मूला जो है एक्सप्लेन कर दिया, किस प्रकार ये जूल का नियम, जूल का उसमें संबंधी नियम इस प्रकार होता है 4 नियम के साथ, और इसकी इकाई है वाट। अब देखेंगे विद्युत धारा का उसमें प्रभाव की परिभाषा क्या है। विद्युत परिपथ में प्रतिरोध जोड़ने पर, प्रतिरोध मतलब जो विद्युत धारा को बहने में रुकावट पैदा करती है, उसे जोड़ने पर विद्युत धारा द्वारा ऊष्मा निर्माण होता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जा नहीं पाते हैं, आपस में घर्षण करते हैं, घर्षण से ऊष्मा निकलती है, बराबर, ऊष्मा निर्माण होते हैं। इसे ही विद्युत धारा का ऊष्मीय परिणाम या प्रभाव कहते हैं। ठीक है बच्चों, बोर्ड में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि उन उपकरणों का नाम बताओ जिसमें विद्युत धारा का उसमें प्रभाव दिखाई देता है या उसी प्रभाव के आधार पर वे कार्य करते हैं। तो ऐसे कुछ उपकरण हैं, इलेक्ट्रिक कुकर, इलेक्ट्रिक हीटर, बल्ब। इसके अलावा बच्चों बॉयलर फैक्ट्रियों में लगे रहते हैं, विद्युत से चलने वाली सिगड़ी, बल्ब, ये सब। हम कपड़े जो प्रेस करते हैं वो भी विद्युत उसमें प्रभाव पर है। बच्चों यहाँ पर एक दिया है मिश्र धातु। मिश्र धातु दिया है नाइक्रोम। मिश्र धातु मतलब जब 2 धातुओं को मिला के एक नया धातु बनाया जाता है तो उसे मिश्र धातु या सम्मिश्र कहते हैं। तो मिश्र धातु जो है विद्युत धारा बहुत तेज़ी से बहाने में मतलब सक्षम रहता है। लेकिन जब 2 धातुओं को मिला देते हैं तो उसमें कुछ अधात्विक कण आ जाते हैं। अब उसमें से इलेक्ट्रॉन ठीक से बह नहीं पाते हैं। इसका मतलब उसका वे अब प्रतिरोध जैसा कार्य करते हैं और इसलिए तार को गर्म करते हैं, और जब तार गर्म करते हैं तो लाल हो जाता है। इस प्रकार हमारा जो है हीटर कार्य करता है। तो मिश्र धातु में नाइक्रोम है, यह लगाया जाता है इस कुंडली में। जो लपेटे हुए जो ये सब तार रहते हैं ना, रिंग जैसे, इसको कुंडल कहते हैं इस कुंडली में, बराबर है। तो बच्चों और दूसरा है बच्चों जो विद्युत बल्ब है, विद्युत बल्ब के अंदर टंगस्टन यूज़ होगा। अब बोलोगे सर ये टंगस्टन क्या होता है? कापर का नाम सुने हो, तांबे का, एल्युमिनियम का नाम सुने हो, जी हाँ, लोहे का नाम सुने हो। आज से एक और धातु का नाम सुन लो, टंगस्टन। इसका संकेत W होता है। कैसे होता है? W होता है। आप भूल जाओगे, मैं भी आपको याद धरा देता हूँ। ये आपका बल्ब हो गया, बराबर है। इसमें एक फिलामेंट होता है, यही तंतु गर्म होता है। ये कौन सा अक्षर दिखता है? W ना, तो टंगस्टन को W से ही दर्शाते हैं। आप बल्ब का चिन्ह बना के अगर इसका नाम लिख दोगे, तंतु या जो कुछ इसका नाम है, तार तंतु या बल्ब का तंतु, तो आपको 1 नंबर वहीं मिल जाएगा। हर साल बल्ब का चित्र पूछा जाता है। प्रश्न उठता है कि टंगस्टन का ही तार बल्ब में क्यों लगाया जाता है? क्योंकि ये 3400 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघलता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट, पिघलने वाला तापमान कितना है? 3400। मतलब एकदम लाल हो जाएगा, लेकिन ये पिघलता नहीं, टूटता नहीं, क्योंकि इसका द्रवणांक जो है बहुत उच्च होता है। इसीलिए बल्ब में
टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, ये याद रखना 1 किलोवाट आवर बराबर 3.6 इंटू 10⁶ जूल, इसको भूलना नहीं, क्योंकि कक्षा 9th की आपकी किताब है, पेज नंबर 27 पर आपने पढ़े हैं 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 इंटू 10⁶ जूल। जैसे पाई का मान याद करके रखे हैं ना, वैसे इसका मान रट डालिए। 1 किलोवाट आवर 1 किलोवाट घंटा, इसका दूसरा नाम है यूनिट। हमारे घर में बिजली का बिल आता है ना, कितना यूनिट खर्च हुआ, कितना यूनिट, यूनिट का असली नाम है किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा या 1 यूनिट बराबर 3.6 इंटू 10⁶ जूल, इसको भूलना नहीं बच्चों। और वही चीज़ यहाँ भी दिया गया 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ये चित्र बनाना और बल्ब का चित्र बनाने के बाद आपको इनका नाम देना होगा, इस नाम को जरूर याद कर लेना बच्चों। ये सब जो तार की कुंडलियाँ दिख रहे हैं, इसके बारे में मैं बता दूं कि इसे परिनलिका कहते हैं। और जब मैं आपके पाठ्य पुस्तक का पेज नंबर 54 पढ़ाऊँगा, इसके ऊपर 3 नंबर का प्रश्न आता, परिनलिका या तार की कुंडली कैसे बनाई जाती है, तो वहाँ पे मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा। 1 किलोवाट घंटा का दूसरा नाम यूनिट है बच्चों। अब इस पैराग्राफ में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ते हैं। पैराग्राफ में इंपॉर्टेंट चीज़ का मतलब, जब हम घर में अपने वायरिंग करते हैं तो 3 वायर लगाते हैं। एक होता है विद्युत तार, दूसरा उदासीन तार, तीसरा भू संपर्क तार। विद्युत तार मतलब लाइव वायर, फेज वायर, जिसको कभी भी लाल रंग से दर्शाया जाता है। लाल रंग इलेक्ट्रिक वायर में लाल रंग का होता है। उदासीन तार या न्यूट्रल, ये काले रंग में का तार होता है, कलर भूलना नहीं। और भू संपर्क तार, जिसको अर्थिंग कहते हैं, ये हरे रंग का होता है। बच्चों, हमारे घर में लाल और काला, ये दोनों तार, विद्युतमय और उदासीन तार, ये बच्चों मार्च 2020 में आया था। ये पूरा पैराग्राफ आया था, 5 प्रश्न आए थे 5 नंबर का। ये पूरा पैराग्राफ में से 5 प्रश्न पूछा था कि विद्युतमय तार और उदासीन तार के बीच में कितना विभवांतर होता है, तो लिखना था 220 वोल्ट। ठीक है बच्चों, मैंने आपको प्रश्न पत्र भी पहले भेजा था अप्रैल में। तो इसके बाद भू संपर्क तार में 2 हिस्सा रहता है। एक हिस्सा ज़मीन से जोड़ा जाता है, एक हिस्सा किससे जोड़ा जाता है, ज़मीन से। दूसरा हिस्सा हमारे उपकरण से जोड़ा जाता है। जैसे हीटर यूज़ कर रहे हैं तो एक हिस्सा हीटर में लगेगा, दूसरा तार, हरे रंग का तार जो है ज़मीन में गड़ जाएगा। अगर आप कपड़ा प्रेस कर रहे हैं तो एक हिस्सा उस प्रेस से लग जाएगा, एक तार का हिस्सा, और दूसरा उसका सिरा जो है ज़मीन में चला जाएगा। तो ये भू संपर्क तार या अर्थिंग वायर है। इसके अलावा बच्चों एक आता है फ्यूज़ वायर, संगलक तार। हम लोग फ्यूज़ तो सुने हैं, लेकिन फ्यूज़ तो परीक्षा में फ्यूज़ नहीं पूछा जाएगा। कभी पूछ लेगा संगलक तार क्या है, आप तो बोलना ही भूल जाओगे, क्योंकि इंग्लिश में नाम याद रखिए इसको संगलक तार कहते हैं। इसको सावधानी के तौर पे यूज़ करते हैं। 1 नंबर का यहाँ ही प्रश्न आया था, संगलक तार का उपयोग क्यों किया जाता है, सावधानी के तौर पे। मतलब सावधानी के तौर का मतलब है कि जब भी कभी आपके उच्च विद्युत धारा आपके घर में प्रवाहित होने लगती है, उस समय संगलक तार मतलब फ्यूज़ का वायर पिघल जाता है और विद्युत धारा बहना बंद हो जाता है और अनर्थ टल जाता है। क्या टल जाता है बच्चों, जोर से बोलो, क्या टलता है, अनर्थ टल जाता है। अनर्थ जानते हैं ना, जैसे हमारा टीवी चल रहा है तो टीवी फूटने से बच जाता है। अगर हम कपड़ा प्रेस कर रहे हैं तो हमको विद्युत धक्का या इलेक्ट्रिक शॉक लगने से बच जाता है, हमारी जान नहीं जा पाती है। तो बच्चों, ये वीडियो में जितने भी चीज़ मैं बताया उसको ध्यान से पढ़िए, और जो चीज़ लाइक है उसको लाइक कीजिए, जो नहीं समझ में आता उसको कमेंट्स कीजिए, सर ये समझ में नहीं आया। और अगर चैनल सब्सक्राइब कर देते हैं तो मुझे समय से मालूम पड़ जाएगा, मैं जो आप बना रहा हूँ वीडियो आपको समय से पहुँच जाएगा और आप बहुत पहले ही उसे देख सकते हैं। जैसे एक फ्यूज़ यहाँ दिया गया है, इसका पूरा नाम पूछता है, एमसीबी का पूरा नाम क्या, एमसीबी का नाम है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ये सबके घर में लगा होता होगा, कोई अनर्थ न होवे, अनहोनी न होवे, इसलिए एमसीबी इस स्विच को लगाया जाता है। ठीक है बच्चों, आज मैं विद्युत धारा के प्रभाव में जूल का नियम या उसमें प्रभाव पढ़ाया। इसके अंदर 48 पेज के जितने भी 5 सूत्र हैं, इस 5 सूत्र को ज़रूर याद कर लेना। उसकी इकाई बताया, बल्ब के बारे में बताया, और इस पैराग्राफ में आने वाले सभी प्रश्नों के बारे में बताया। और एक प्रश्न और कि कितने प्रकार के उपकरण हैं जो उसमें प्रभाव पर चलते हैं। तो बच्चों, इसे आप कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आप जो भी डाउट्स होगा मेरे साथ शेयर करेंगे। थैंक यू। बाकी और स्टेट का नियम या चुंबकीय प्रभाव अगले वीडियो में मैं बताऊंगा।